शक्ति इसमें नहीं है कि आप कभी नहीं गिरते, बल्कि इसमें है कि आप हर बार गिरकर उठते हैं। कन्फ्यूशियस का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। आज हम बात कर रहे हैं एशिया में शक्ति संतुलन और भारत के बढ़ते कद की। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के जाने माने लोवी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स 2025 रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल। भारत को पहली बार मेजर पावर का दर्जा दिया गया है। तो आज की हमारी इस खास पड़ताल का मकसद इसी को समझना है कि इस दर्जे का मतलब क्या है, भारत यहाँ तक पहुँचा कैसे और एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए इसके क्या मायने हैं। तो ठीक है, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। भारत मिडिल पावर से मेजर पावर बना कैसे? देखिए, इसका सबसे सीधा मतलब तो ये है कि भारत ने व्यापक शक्ति के 40 अंकों के स्तर को पार कर लिया है। अच्छा, तो ये 40 पॉइंट एक तरह की दहलीज है। हाँ बिल्कुल, एक थ्रेशोल्ड है। पिछले साल भारत का स्कोर था 39.1 और उसे मिडिल पावर माना गया था। इस साल ये ठीक 40.0 है, जिससे उसे मेजर पावर का दर्जा मिला है। और रैंकिंग के हिसाब से? रैंकिंग के हिसाब से देखें तो भारत अब अमेरिका और चीन के बाद एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। तीसरा? जी। इसने जापान पर अपनी बढ़त को और मजबूत किया है, जिसे इसने 2024 में ही पीछे छोड़ा था। लेकिन रिपोर्ट में एक और बात कही गई है जो मुझे थोड़ी उलझा रही है। उसमें लिखा है कि भारत की शक्ति उसकी क्षमताओं की तुलना में अभी भी बहुत कम है। इसका क्या मतलब निकालें? ये इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू है। इसका मतलब है कि क्षमता और प्रभाव के बीच एक अंतर है, एक गैप है। हाँ, एक गैप। रिपोर्ट बताती है कि भारत का स्कोर 40 है, जबकि चीन का स्कोर 73.7 है। ये तो बहुत बड़ा फासला है, बहुत बड़ा। और भारत के लिए ये एक लंबी चुनौती है। इसीलिए रिपोर्ट भारत की तस्वीर को मिश्रित बताती है। मतलब शक्ति तो बढ़ रही है, लेकिन चीन की तुलना में प्रभाव अभी भी सीमित है। ठीक है, ये दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्ट में भारत के स्कोर में इस बढ़ोतरी का कोई बड़ा कारण बताया गया है? हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 2025 में भारत ने 2 क्षेत्रों में सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है। एक तो है सांस्कृतिक प्रभाव, जिसमें 2.8 पॉइंट्स का उछाल है। और दूसरा है सैन्य क्षमता। इसमें भी 2.8 पॉइंट्स की बढ़त है। और ये जो सैन्य क्षमता में बढ़त है, ये सीधे तौर पर मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर से? हाँ। दिलचस्प बात यह है कि सैन्य क्षमता के अंदर अगर हम देखें तो रक्षा खर्च में भारत के अंक कम हुए हैं। अच्छा जी। लेकिन बाकी सभी पैमानों पर, जैसे सक्रिय सैन्य बल, हथियार, युद्ध क्षमता और किसी संघर्ष की स्थिति में तेजी से तैनाती की क्षमता, इन सब में सुधार हुआ है। रिपोर्ट में एक और ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक एयर एंड स्पेस पावर सेंटर का भी जिक्र है। उसने मई के संघर्ष में भारत के प्रदर्शन की तारीफ की है। उसकी मुख्य बातें क्या थीं? उस रिपोर्ट ने 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, कि भारत ने पहले ही दिन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का अपना शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया। दूसरी, पाकिस्तान के जवाबी हमले न केवल अप्रभावी थे, बल्कि इससे ये भी साबित हुआ कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कारगर हैं। ओके। तीसरी, कि अगर संघर्ष लंबा चलता तो पाकिस्तान के पूर्वी एयरबेस इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। और चौथी, कि 4 दिन का यह हवाई युद्ध एक तरह से एयर सुपीरियॉरिटी, मतलब हवाई वर्चस्व की लड़ाई बन गया, जिसे भारत ने जीत लिया। वाह। इसमें कुछ तकनीकी बातें भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं। भारत का जो आकाश तीर ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ, उसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली की ओर दागी गई 400 किलोमीटर रेंज की फतह 2 मिसाइल को सिरसा के ऊपर ही रोक दिया गया था। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। इसके अलावा WDMA, मतलब वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, उसने भी अपनी रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को चीन से ऊपर रखा है। तो इस सब का एशिया के बड़े मंच पर क्या मतलब है? मतलब जो महाशक्तियां हैं, उनकी स्थिति क्या है? यह एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। अमेरिका अभी भी एशिया की सबसे बड़ी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 2025 में उसकी शक्ति में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा? हाँ। रिपोर्ट इसका कारण राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों को बताती है। जैसे कि? इसका एक सटीक उदाहरण है भारत पर 50% टैरिफ लगाना। भारत जो एक रणनीतिक सहयोगी है, इन्हीं टैरिफ की वजह से इस साल नवंबर में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन भी अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। अच्छा। और चीन की स्थिति क्या है? चीन की शक्ति लगातार बढ़ रही है। जहां अमेरिका का स्कोर 1.2 अंक गिरा, वहीं चीन का 1 अंक बढ़ा है। तो वो गैप कम हो रहा है? तेजी से कम हो रहा है। रिपोर्ट कहती है कि चीन खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित कर रहा है और सैन्य क्षमता में,
खासकर नौसैनिक और वायुसैनिक क्षमता में अमेरिका के साथ अपना फासला तेजी से कम कर रहा है। तो इस सूचकांक में दूसरे एशियाई देशों की क्या स्थिति है? अमेरिका और चीन के बाद एशिया में अब सिर्फ एक मेजर पावर है और वो है भारत। ठीक है। इसके बाद 15 मिडिल पावर्स हैं, जिनमें जापान चौथे नंबर पर है। जापान चौथे पर है? जी। एक और दिलचस्प बात है रूस को लेकर। रूस की शक्ति में वापसी हो रही है और वो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर 5वें स्थान पर आ गया है। अच्छा। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया अब 6ठे स्थान पर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया 7वें, सिंगापुर 8वें, इंडोनेशिया 9वें और मलेशिया 10वें स्थान पर है। और पाकिस्तान, जिसका भारत के साथ संघर्ष हुआ? पाकिस्तान इस सूची में 16वें स्थान पर है, जो ताइवान, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से भी पीछे है। ये रैंकिंग काफी कुछ कहती है, लेकिन एक बार संक्षेप में ये भी समझ लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूट किसी देश की शक्ति को मापता कैसे है। देखिए, वे इसे 2 मुख्य भागों में बांटते हैं। एक है संसाधन यानी रिसोर्सेस और दूसरा है प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस। रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस। बिल्कुल। संसाधन में आर्थिक क्षमता, सैन्य क्षमता, लचीलापन जिसे रेजिलियंस कहते हैं, और भविष्य के संसाधन आते हैं। और प्रभाव में आर्थिक संबंध, रक्षा नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव को मापा जाता है। मतलब काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, इन 8 पैमानों के तहत कुल 131 अलग अलग संकेतकों मतलब इंडिकेटर्स का विश्लेषण करके अंतिम स्कोर तैयार किया जाता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से कुछ मुख्य बातें साफ है। पहली, लोबी इंस्टीट्यूट ने भारत को आधिकारिक तौर पर मेजर पावर का दर्जा दे दिया है। हाँ, जो एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, इसका मुख्य कारण भारत की आर्थिक वृद्धि और ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शित सैन्य क्षमता है। तीसरी, चीन के साथ शक्ति का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और भारत का राजनयिक प्रभाव उसकी सैन्य ताकत के बराबर नहीं बढ़ा है। और चौथी बात, ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब एशिया में अमेरिकी प्रभाव घट रहा है और चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। और यहीं एक महत्वपूर्ण सवाल भविष्य के लिए उठता है। रिपोर्ट भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत को तो दिखाती है, लेकिन ये भी बताती है कि उसके राजनयिक संबंध और रक्षा नेटवर्क उतने बेहतर नहीं हुए हैं, खासकर अमेरिका के साथ। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भारत अपनी बढ़ती हार्ड पावर को प्रभावी राजनयिक प्रभाव और रणनीतिक साझेदारियों में बदल पाएगा ताकि वो एशियाई सदी को सही मायने में आकार दे सके, या वो एक ऐसी बड़ी शक्ति बनकर रह जाएगा जो वैश्विक मंच पर अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन करता है? इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।